देखिए आदमपुर जो आज तहसील का दर्जा है, आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में 50 से अधिक गांव आते हैं और आदमपुर उपमंडल 1991 में बना था। उसके बाद कार्य भी रत रहा, लेकिन बीच में इस उपमंडल को समाप्त करके तहसील का दर्जा कर दिया गया। अब हरियाणा सरकार की तरफ से एक कमेटी बनी है, जिसके अपने पंचायत एवं विकास मंत्री श्री कृष्ण पवार जी चेयरमैन हैं और 3 दूसरे मंत्री उसके मेंबर हैं। वो इस पे हमने एक रिपोर्ट तैयार करके और उन चेयरमैन जो हैं श्री कृष्ण पवार जी, उनको दी है कि आदमपुर जो सब तहसील जिसका तहसील का दर्जा है उसको उपमंडल बनाया जाए। लोगों की भारी लंबे समय से मांग भी थी। पिछली सरकारों में एक बार ये बनाया गया, फिर इसको खत्म कर दिया गया। और आदमपुर का जो अनाज मंडी एक बहुत ही प्रसिद्ध अनाज मंडी है। वहाँ पे लोग सारे हरियाणा से कॉटन की फसल की बेचने के लिए किसान आते हैं। साथ लगते राजस्थान से भी लोग अपनी फसलें लेकर के आते हैं और आदमपुर में एक अच्छा कारोबार जो व्यापार कह सकते हैं, किसानों को आना और वहाँ पे खरीद फरोख्त होना, सरकार की तरफ से भी फसलों की खरीद की जाती है मंडी में। तो वहाँ पे उस तरह का प्रशासनिक ढाँचा भी होना चाहिए, क्योंकि जब इतना बड़ा कारोबार चलता है तो उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इलाका जो राजस्थान से लगता हुआ है, हिसार जिले का जो हेडक्वार्टर है, वहाँ से आदमपुर का जो आखिरी गाँव है, वो 55 और 60 किलोमीटर का उसकी दूरी है। तो उनको उपमंडल का दर्जा अगर दिया जाएगा, लोगों की मांग भी है, उपमंडल होना चाहिए वहाँ पे। तो लोगों की जो दूसरे विभागों से सामंजस्य है या जो सरकार की नीतियाँ हैं, प्रोग्राम हैं, उनको बड़े अच्छे ढंग से लोगों को लागू होंगे, तो लोगों का फ़ायदा पहुँचेगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए, लोगों की जो भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और उस इलाके को उपमंडल बनाए जाने की ज़रूरत है और इसीलिए हमने एक ये डिटेल में मेमोरेंडम तैयार करके माननीय जो मंत्री जी को सौंपा है। सर, एक आदमपुर की जो है कि सफाई की बड़ी समस्या लोगों की आ रही है, क्योंकि अब नगर पालिका और पंचायत ना रहने से एक लोगों को दिक्कतें हो रही है। कैसे आप देखते हैं, कैसे दूर करवाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, इसके अंदर हमने जो मेरी जो सचिव है जो पंचायत विभाग के और निदेशक हैं जो पंचायत और विकास जो विभाग होता है उसके, उनको उनसे मैंने मुलाकात करके उनको बताया है कि जो नगर पालिका खत्म होने के बाद जो ग्राम पंचायत का जो दर्जा दिया गया है, उसमें उनको लोगों को जो भी सुविधाएँ जो नगर पालिका की तरफ से दी जाती, जैसे सैनिटेशन की बात करें या दूसरी जो भी सुविधाएँ हैं, वो ग्राम पंचायत के बनने के बाद उनको सभी प्रकार की दी जानी चाहिए। उसमें लोगों को कोई सफाई का किसी भी तरह का कोई समस्या का सामना करना ना पड़े। पिछले दिनों वहाँ के सफाई व्यवस्था की से संबंधित, कूड़ा उठाने से संबंधित बातें आई हैं। तो मेरी सभी अधिकारियों से बात हुई और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि हम इनको जल्द से जल्द सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान निकालेंगे और लोगों को किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। सर, इसके साथ-साथ हमने एक बालसमंद उप तहसील भी है, जो आदमपुर विधानसभा क्षेत्र का ही हिस्सा है। वो आज के दिन उप तहसील है, उसको तहसील अपग्रेड करने का भी हमने उसमें लिया है। आदमपुर को उपमंडल बनाने के बारे में और बालसमंद को उप तहसील से तहसील का दर्जा देने की भी मेमोरेंडम ने हमने ये बात लिखी है। क्योंकि बालसमंद का इलाका भी राजस्थान से सटा हुआ है और वहाँ के 19 गाँव हैं। उन 19 गाँव में वो फसलें होती हैं जो दूसरे इलाकों में मूँग की फसल है, दूसरे चना की फसल है, तो सारी चीज़ें हैं और वहाँ पे कॉलेज भी है, दूसरी सुविधाएँ भी हैं, तो उसको भी तहसील का दर्जा दिया जाना चाहिए। सर, आदमपुर के जो 5 गाँव थे जिनमें वो मालिकाना हक माँग रहे थे, सरकार ने मालिकाना हक तो दे दिया था, पर लोगों की ये माँग थी कि जो रेट
उन्हें सरकार से काफ़ी ज़्यादा दे दिया गया है, उनकी माँगें कम रेट पे जो रजिस्ट्री देनी चाहिए थी, तो इसको लेकर आप क्या कर रहे हैं? देखिए, ये हमने जैसे मैं विधानसभा के सत्र में भी ये बात रखी गई थी और पीछे जब माननीय मुख्यमंत्री जी अपने जब चुनाव के दौरान आए थे, तो चुनावी जनसभा में उन्होंने ये घोषणा भी की थी कि हम इनको मालिकाना हक देंगे और जो इनको कीमत लगाने की बात है, कीमत हम 1955 के जो कलेक्टर रेट थे, उसके आधार पे हम उनको कीमत लगा कर के और उनको देंगे। तो ये इश्यू अभी भी हमने सत्र में उठाया है और इसको रिकॉर्ड पे ये बात आई है। तो मुझे उम्मीद है कि इसके बारे में हरियाणा सरकार द्वारा जल्द से जल्द कोई न कोई कार्रवाई की जाएगी, ताकि इन 5 गाँव के लोगों को मालिकाना हक मिले और इनकी जो कीमत लगे वो बहुत ही जायज़ कीमत लगे, जिसका आधार 1955 के कलेक्टर रेट हो। तो सर आप ग्रामीण क्षेत्र में लगातार जा रहे हैं, लोगों की समस्याएँ भी सुन रहे हैं। किस तरह की समस्याएँ हैं? क्योंकि एक पीने के पानी की भी है, तमाम तरह की समस्याएँ कैसे मतलब दूर करने की कोशिश करें ग्रामीण क्षेत्र? देखिए आदमपुर हलके के अंदर आदमपुर का जो विधानसभा क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र में जो आज चाहे सिंचाई की व्यवस्था की बात लें, चाहे पीने के पानी की आपूर्ति की बात लें, चाहे हम पावर सप्लाई की बात लें, वो जो सिस्टम है, वो काफ़ी पुराना हो चुका है। उसके बाद जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है, माँग भी बढ़ी है, तो उस हिसाब से जो वहाँ होना चाहिए था, उसमें सुविधाओं में विस्तार किया जाना चाहिए था, उस तरह की बातें आज तक नहीं हुई है। तो हमने ये बातें विधानसभा सत्र में भी उठाई है और सभी जो आला अधिकारी हैं, उनके भी ध्यान में हम लेकर के आए हैं कि नए सिरे से इनके प्रस्ताव तैयार किए जाएँ और प्रस्ताव तैयार करके सरकार को भेजे जाएँ, ताकि जो मौजूदा लोगों की जो माँग है, उसी तरह से आपूर्ति उनको की जाए, चाहे सिंचाई की पानी देने की बात है, चाहे पीने के पानी देने की बात है, चाहे बिजली सप्लाई की बात है या चाहे शिक्षा के क्षेत्र में या स्वास्थ्य के क्षेत्र में। जिस तरह हमारे एक सिविल हॉस्पिटल है आदमपुर में, एक सीएचसी है सीसवाल में, हमारे पीएचसी हैं हमारे इधर बालसमंद में है, चूली में है, 1-2 गाँव में और है। वहाँ पे स्टाफ की कमी है, रात को कोई स्टाफ नहीं होता है। तो ये बातें भी विधानसभा सत्र में रखी गई हैं मेरे द्वारा और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इनमें सुधार होगा, इन समस्याओं का समाधान हरियाणा सरकार करेगी, ताकि लोगों को जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वो ना करना पड़े। सर आदमपुर में सीवरेज लाइन को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, तो क्या कहेंगे? क्योंकि आप वहाँ जनप्रतिनिधित्व है, कैसे देखते हैं? क्योंकि भ्रष्टाचार के आप भी शुरू से खिलाफ रहे, अधिकारी रहे। देखिए, हमने सभी अधिकारियों को ये कहा है कि ये हमारे जो सीवरेज का जो सिस्टम जो ले होना है, पाइपलाइन ले होनी है, इसको किया जाए, जल्द से जल्द पूरा किया जाए। लेकिन गुणवत्ता की प्राथमिकता इसमें होनी चाहिए। ये हमारा उनसे वो रहा है, अनुरोध रहा है और जहाँ तक किसी भी गलत कार्य करने, भ्रष्टाचार की या ठीक से उनको लाइनों को ले ना करने की बात है, इस बारे में विभाग के ध्यान में हमने ला दी थी ये बातें कि यहाँ लोगों की शिकायतें आई हैं, आप इनको चेक कराइए। तो वो विभाग के बिहाफ़ पे जो भी सीनियर अधिकारियों के द्वारा उसमें जाँच की जा रही है। लेकिन हमारा उनसे यही अनुरोध है कि जल्द से जल्द जो सिस्टम है, जो सीवरेज व्यवस्था जो लगाई जानी है, उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, विद क्वालिटी पूरा किया जाए। पानी पीने की बात है, जवाहर नगर एरिया हमारा लाइन पार एरिया जवाहर नगर बोलते हैं, वहाँ पीने के पानी की समस्या है, उसको दूर किया जाए। इसी तरह से सारे विधानसभा क्षेत्र में जिन-जिन गाँवों में सुधार की ज़रूरत है, हमारा अल्टीमेट लक्ष्य यही है कि उनको पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी हो, सिंचाई का पानी हो, बिजली हो
स्कूलों में बच्चों को सुविधा देने की बात है, स्वास्थ्य जो हमारी संस्थाएँ हैं उनमें जो भी स्टाफ देने की बात है, ये सारी चीज़ें उनमें मुहैया कराई जाएँ ताकि हमारे आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को उनका फ़ायदा पहुँचे। तो सर अभी कांग्रेस पार्टी ने अभी हरियाणा के अलग-अलग जिलों में प्रभारी नियुक्त किए हैं और क्या कहेंगे क्योंकि पीछे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भी मांग उठती नजर आई थी कि भी संगठन का विस्तार होना चाहिए, तो इस कड़ी को कैसे देखते हैं ये? देखिए, ये बहुत अच्छा कदम है, ये एक शुरुआत है और कांग्रेस पार्टी के हर जिले के प्रभारी लगाए गए हैं। प्रभारी लगभग सभी सीनियर लोग लगे हैं, उसमें एमएलएज़ हैं, एक्स एमएलएज़ हैं और जो कांग्रेस के दूसरे जो हमारे वरिष्ठ नेताओं की उसमें आते हैं, वो लोग इंचार्ज बनाए गए हैं। तो ये एक अच्छी शुरुआत है, आने वाले जो समय में चुनाव की बात है, चाहे निकाय चुनाव की बात है या दूसरे कोई पार्टी को स्ट्रेंथन करने की बात है, उनमें उनकी भूमिका होगी और हम सब लगे हुए हैं इसमें पार्टी को स्ट्रेंथ करने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए हम सब लगे हुए हैं। सर जैसे सरकार के साथ एक अच्छे विपक्ष का मजबूत विपक्ष का होना भी ज़रूरी होता है, तो ऐसे में प्रतिपक्ष नेता नहीं चुने गए, तो आगे कब तक क्या लगता है, कब तक चुने जा सकते हैं? आपको लगता है कौन हो सकते हैं बढ़िया नेता इनमें? देखिए, अभी तो आप ये हमारे संगठन की जो जिलों के प्रभारी लगे, ये शुरुआत है। तो निश्चित तौर से हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है और हमारे जो स्टेट के जो नेता हैं, ये सारा आने वाले समय में एक-एक करके सारी चीज़ें संगठन के जो भी बातें होनी चाहिए, वो एक-एक करके सारी होंगी। सर एक जो गृह मंत्री अमित शाह है, उन्होंने जो अम्बेडकर जी के लिए कुछ ऐसा एक बयान दिया है, जिसमें पूरा देश भर में जो विरोध भी हो रहा है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये बहुत ही निंदनीय है, इस तरह की जो ओछी टिप्पणी करना। ये जो गरीब है, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित वर्ग के लोग हैं या जहाँ हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, उस सामाजिक न्याय के जो सवाल पे एक आक्रमण है। डॉक्टर अंबेडकर जी की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है देश आज़ाद होने के बाद संविधान में जो भी गरीब को किस तरह से सामाजिक न्याय की बात होनी चाहिए और हमारे जो देशभक्त हुए, हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हुए और हमारे दूसरे प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, जिन्होंने एक आधुनिक भारत का सपना साकार करने का काम किया और डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की, दूसरी बातें की, तो ये उन वर्गों के साथ सरासर एक इस तरह की ओछी टिप्पणी करके उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाने की बात है। और जैसे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि उन नेताओं को माफ़ी माँगनी चाहिए। तो ये हमारी सबकी अपील है कि इस तरह की ओछी टिप्पणी से सबकी भावनाओं को ठेस पहुँची है और उनको माफ़ी माँगनी चाहिए ताकि समाज में एक भाईचारा कायम रहे। जो सामाजिक न्याय की हम बात करते हैं और जिस सामाजिक न्याय को लेकर के हम नीतियाँ बनाते हैं, उसमें हमारी मंशा उनके सामाजिक न्याय के प्रति एक अच्छी मंशा नज़र आनी चाहिए।